नाइन फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। आज हम इस चैप्टर पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स ये हर कॉन्टेक्स्ट से आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाइज और डिटेल आंसर क्वेश्चन वाइज। हर एक फॉर्मेट में इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बनता है। अच्छा, अगर एमसीक्यूज की अंदर बात करें तो एमसीक्यूज तो थ्रू आउट पूरे चैप्टर कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट अगर सेक्शन बी की बात करें तो जो क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं वो आपके पास डिफरेंस बिटवीन होते हैं मोस्टली। डिफरेंस बिटवीन स्पीड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन और हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन आपके पास स्पीड वेलोसिटी। ये डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन आ सकते हैं और न्यूमेरिकल आ सकता है सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में आपके पास डेरिवेशन आ सकती है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की हम उस ब्रांच को कहते हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के या किसी भी बॉडी की मूवमेंट के बारे में बात करें। कॉज को हटाकर मूवमेंट क्यों हो रही है इस पर बात नहीं होगी, जस्ट हम मूवमेंट को देखेंगे वो किस टाइप की मूवमेंट है। अच्छा, इसमें जो मेन हमारा जो कंसर्न होगा वो यही होता है कि विच टाइप ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट के पास किस टाइप का मोशन है। हम बेसिकली इसी से डील करते हैं। वो मोशन क्यों है, किस वजह से, इस पर बात नहीं करते हैं, वो डायनेमिक्स के अंदर आ जाएगा। मेन जो कंसर्न होता है हमारा वो यही होता है। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्ट एंड मोशन के दरमियान डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में। रेस्ट एंड मोशन ये दोनों क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट से। रेस्ट हम किस स्टेट को कहते हैं, मोशन किस स्टेट को कहते हैं। रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट के उस स्टेट को कहा जाता है जब वो अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के लिहाज से फिक्स रखता है, तो उस वक्त उसकी जो कंडीशन होती है या स्टेट होती है वो रेस्ट होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट चेंज कर रहा हो कंटिन्यूसली तो फिर वो कंसिडर किया जाता है मोशन में। रेस्ट इज दैट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। एग्जाम्पल, अगर एक जगह पर हम बुक को रख दें या फिर अगर एक बस स्टैंड पे खड़ी हो तो ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी आ जाएंगी, रेस्ट की। और मोशन की अगर बात करें तो मोशन उस स्टेट को कहा जाता है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो। लेट सपोज मूविंग कार्स, अगर हम किसी चलती हुई कार को देखें तो कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन चेंज होती है। या फ्लाइंग बर्ड्स को अगर चेक करें तो ये भी हमारे पास स्टेट ऑफ मोशन में कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें रेस्ट एंड मोशन जो होते हैं ये एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। मीन्स एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल है। लेट सपोज अगर मेरे पास इस तरह से तीन लोग हैं, ए बी सी के सामने, इन तीनों के सामने अगर एक बस आती तो इसमें से बी और सी इस बस पर बैठ जाते हैं और ए अभी भी उसी बेंच पर बैठा है और ये बस मूव करनी शुरू हो जाती है। तो अब बी और सी तो बस के अंदर है लेकिन ए अभी भी कहाँ है, स्टैंड में है। तो यहाँ पर इनको कंसिडर करने की वजह, अब यहाँ पर अगर मैं कंसिडर कर लूँ लेट सपोज बी को, तो अगर बी के हवाले से अगर इसकी स्टेट की बात की जाए तो ये एट अ टाइम रेस्ट में भी है और एट अ टाइम मोशन में भी होगा। रेस्ट में ये किसके रिस्पेक्ट होगा, अगर ये बात करें हम सी के रिस्पेक्ट अभी भी ये किसमें है, रेस्ट में, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर बी की बात करें ए के कॉन्टेक्स्ट से तो ए के कॉन्टेक्स्ट से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो बी एट अ टाइम यहाँ पर रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। तो इस चीज को कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी के लिए मोशन में हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन है। तो मोशन जब भी किसी बॉडी के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो रही हो तो उसको हम बेसिकली तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी, सेकंड वन इज रोटेटरी और थर्ड वन इज वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी जो मोशन की टाइप होती है इसको हम यूं समझ सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की बात करी जाए और अगर वो ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हर पार्टिकल अगर सेम रेट में मूव कर रहा हो तो इस टाइप के हम मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलेटरी मूवमेंट या ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी की फर्दर आपके पास तीन टाइप्स आ जाती हैं, लीनियर, सर्कुलर और एक हमारे पास आती है रैंडम। लीनियर, अगर ये पार्टिकल एग्जैक्ट एक ही पाथ में मूव कर रहे हो तो फिर ये आपके पास लीनियर हो जाएगी। और अगर ये इस तरह से कर्व पाथ में मूव कर रहे हो या इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट चलते हुए टर्न ले रहा है तो जब वो टर्न ले रहा होगा तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो सर्कुलर होगी। अच्छा, इसके अलावा थर्ड जो है हमारे पास वो है रैंडम। रैंडम उस टाइप की मोशन को कहते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव कर सकता है। तो ये वाली जो फिगर है ये हमारे पास रैंडम मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जो दोनों है ये दोनों यहाँ पर आपके पास ट्रांसलेटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन ये लीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट एक
कर्व पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगी सर्कुलर। अच्छा, अब सेकंड जो टाइप होती है मोशन की वो होती है रोटेटरी। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा हो, लेट्स सपोज अगर हम बात करें निडल्स ऑफ क्लॉक की, घड़ी की सुई की बात कर लें, या किसी व्हील की बात कर लें, तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल ऐसी है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अराउंड रहकर इस तरह से मूव कर रहा होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अराउंड रहकर मूव करेगा तो उसकी मूवमेंट क्या कहलाएगी? रोटेटरी। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, लाइक मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन, मोशन ऑफ द निडल्स ऑफ ए वॉच, मोशन ऑफ व्हील ऑफ व्हील्स अबाउट द एक्सल। ये सारी की सारी एग्जाम्पल किसकी हो जाएगी हमारे पास? सर्कुलर की। अच्छा, थर्ड जो टाइप आती है हमारी वो होती है वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी उस मोशन को कहते हैं जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि वो किसी पॉइंट के अराउंड बार बार टू एंड फ्रो मूव करे। यानी कि एक पॉइंट से अगर ये स्टार्ट करे तो किसी एक खास पॉइंट से होकर गुजरे, फिर दोबारा उसी पॉइंट से गुजरे, दोबारा इसी पॉइंट से होकर गुजरे, लाइक अगर स्विंग करे, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर या रोटेटरी मोशन के अंदर सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेट सपोज अगर मैं इस तरह से एक एग्जांपल लूँ, तो अगर ये इस तरह से मूव करे तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, लेकिन वाइब्रेटरी के अंदर सर्कल कंप्लीट नहीं होता, ये आपके पास इसी तरह से एक पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे पेंडुलम की एग्जांपल ले लें, तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी? ये हो जाएगी वाइब्रेटरी की एग्जांपल। अच्छा, इसी तरह से अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान डिफरेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से हट कर किसी दूसरे नए पॉइंट पर जाता है, तो यानी कि वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होता है, उसने कुछ ना कुछ फासला कवर किया होता है। किसी दो पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है उसको कहा जाता है डिस्टेंस, और किसी दो पॉइंट के दरमियान जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस हमारे पास कंसिडर किया जाता है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं? ये बेसिकली क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स उन क्वांटिटी को कहते हैं जिसके लिए जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है, जबकि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। मीन्स सिंपली नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नीड्स डायरेक्शन। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता आपके पास, इट कैन बी जीरो। इट हैज़ नो पर्टिकुलर पाथ, डिस्टेंस के लिए कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होती आपके पास, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक पाथ होगी। एग्जाम्पल यहाँ पर एक फिगर को देखते हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए डिफरेंट पाथ है मेरे पास, लाइक ग्रीन लाइन भी है, पर्पल लाइन से भी रिप्रेजेंट किया है हमने, ब्लू से भी किया है, और इस तरह से ऑरेंज से भी हमने किया है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हैं डिस्टेंस, लेकिन जब बहुत सारे डिस्टेंस के अंदर कोई डिस्टेंस सबसे शॉर्ट हो तो वो शॉर्ट डिस्टेंस हमारे पास हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो ग्रीन वाली लाइन है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, बाकी सारे डिस्टेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस। किसी दो पॉइंट के दरमियान जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो किसी दो पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को कोई ऑब्जेक्ट कितने कम टाइम में या कितने ज़्यादा टाइम में अचीव कर रहा है, तो ये कहलाती है उसकी स्पीड। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज इन एनी पाथ, किसी पाथ को अचीव करते हुए कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा फास्ट है कितना ज़्यादा स्लो है, ये कहलाती है उसकी स्पीड। और वेलोसिटी की बात करें, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज इन एनी पर्टिकुलर पाथ। अब अगर किसी पर्टिकुलर पाथ की बात कर ली जाएगी कि किसी पर्टिकुलर पाथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितने तेज़ी से दो पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ कहलाएगी आपके पास वेलोसिटी। अच्छा, इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, ये कहलाएगी वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जस्ट एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एस यूज होता है, लेकिन इसके ऊपर हम इस तरह से एरो लगा देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। स्पीड की बात करें तो ये रिप्रेजेंट होता है वी से, और वेलोसिटी के लिए भी वी यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस पर एरो लगा देते हैं। ये अगेन स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, जबकि वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है। सेकंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म और वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई ऑब्जेक्ट कब होता है? जब वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए चले। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस कवर किया है, फिर ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, फिर ये वाला डिस्टेंस कवर किया है।
अब अगर इस ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस को भी कवर करने में 2 सेकंड्स लगे, इसको भी 2 सेकंड्स लगे, इसमें भी 2 सेकंड्स लगे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों जगह पर, इन तीनों जगह पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रही होगी, यूनिफॉर्म। यानी कि इसने एक सेम पाथ सेम टाइम में कवर किया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इस टाइप के सिनारियो को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। बट अगर इसी की बात कर लें, लेट्स सपोज अगर ऑब्जेक्ट तीन पाथ को इस तरह से कवर कर रहा है, लेकिन ये कि अब इनके लिए टाइम डिफरेंट लगे, लेट्स सपोज इसके लिए 1 सेकंड लगा, इसके लिए 3 सेकंड लगा और इसके लिए 4 सेकंड लगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंस होगी। ठीक है, तो इस टाइप के वेलोसिटी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर हम इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस, अगर किसी दो पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर कर रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वो 0.01 सेकंड, यानी कि बहुत कम टाइम में अगर कवर कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस, यानी कि बहुत ही लम्हे भर की वेलोसिटी होती है वो। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, जब किसी दो पॉइंट्स के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से नहीं जा रहा, यानी कि डिफरेंट, यहाँ से यहाँ तक आया, इसकी वेलोसिटी कुछ थी, फिर यहाँ आया इसकी वेलोसिटी कुछ थी, फिर इधर आया इसकी वेलोसिटी कुछ थी, फिर इधर आया इसकी वेलोसिटी कुछ थी, और फिर इधर गया इसकी वेलोसिटी कुछ थी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दो पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंट वेलोसिटी की फॉर्म में कवर करता है, तो मुझे वहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर, यानी कि एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि पूरे इस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करे, तो वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एवरेज का। और एवरेज वेलोसिटी किस तरह से निकालते हैं हम, कि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है और उससे टोटल टाइम कितना लगा है। लेट्स सपोज अगर इसकी बात करें, तो यहाँ पर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कितने टाइम में, यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कितने टाइम में, यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने टाइम में, यहाँ कितना हुआ, और इस तरह से यहाँ पर कितना हुआ है। तो इन सारे डिस्टेंस को भी हम आपस में ऐड कर लेंगे, और ये सारे टाइम को भी क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने पे हमारे पास ये जो वेलोसिटी होगी ये आएगी एवरेज। अच्छा, इसके बाद जब भी वेलोसिटी चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, जाहिर सी बात है कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक वेलोसिटी को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख सकता, उसको लाजमी बात है अपनी वेलोसिटी चाहे कम करनी पड़ेगी या फिर अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये रियल लाइफ के अंदर भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर कोई कार मूव कर रही है तो वो ज़्यादा टाइम तक एक वेलोसिटी पे नहीं रहती, कभी उसकी वेलोसिटी कम करनी पड़ती है, लाइक अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो और अगर हमें रोड क्लियर मिलेगा तो वहाँ पर हम कार को स्पीड अप करके उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है दो तरह से, चाहे इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में या डिक्रीमेंट की फॉर्म में, इस चेंज को हम कहते हैं फिजिक्स के अंदर एक्सलरेशन। और वो ऑब्जेक्ट जो एक्सलरेशन लेकर आता है उसे कहा जाता है एक्सलरेटर। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी इट इज सेड टू बी एन एक्सलरेटिंग, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो एक्सलरेट कर रहा है। इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से। लेकिन चेंज का वर्ड जब भी आ जाए तो यहाँ पर फैक्टर टाइम होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, ये कहलाएगा हमारे पास एक्सलेशन। और कहीं पे भी ये डेल्टा का साइन अगर यूज़ कर लें हम, तो ये बेसिकली चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर डेल्टा वी लिखा हुआ है तो मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी लिखा हुआ है तो मीन्स चेंज इन टाइम। और एक्सलेशन को अगर इसी चीज़ को अगर हम आगे मैथमेटिकली लिखें, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया है टाइम के लिहाज से, तो हम एक्सलेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। और डी वी भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक अगेन वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसकी यूनिट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट याद रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव। जीरो कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा। पॉजिटिव कब, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करे, और नेगेटिव कब, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब इसके बाद हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये बेसिकली तीन है हमारे पास। कौन कौन सी लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। सेकेंड होती है हमारे पास एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होती है हमारे पास 2 टाइम्स
ए एस इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इन दोनों में से किसी एक की डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट वाली तो बहुत आसानी से हो जाती है। इसके अंदर क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं पॉइंट ए पर। लेट सपोज पॉइंट ए पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है वी आई, और पॉइंट पे इसका इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई वी एफ हो गई, और इस वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगा है टी। चूंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमें पता है इसके पास क्या मौजूद होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए सिंपल हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। तो यहाँ हमारे केस के लिए हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। और चेंज जब भी निकालते हैं किसी क्वांटिटी के अंदर, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ, और ये यहाँ पर कभी था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी आई। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये टी का फैक्टर डिवाइड हो रहा था, इधर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई, और फाइनली वी एफ, ये टर्म नेगेटिव है, ए टी के साथ शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर सेकंड की बात करें तो पूरा यही सिनारियो होगा। सपोज करेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और वो क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है किसी टाइम के अंदर टी में। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन को करने के लिए लेट सपोज अगर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ऑब्जेक्ट की यहाँ पर वेलोसिटी क्या है ये तो हमें पता है, और यहाँ पर क्या है ये भी हमें पता है। बट अगर यहाँ कहीं पे अगर मैं एक पॉइंट लिख लूँ, या यहाँ कहीं पे एक पॉइंट लिख लूँ और पूछूँ यहाँ पर वेलोसिटी क्या रही होगी, तो इसका आइडिया नहीं होता है हमें। जब किसी दो पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटीज में कवर कर रहा हो, तो वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एवरेज का। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर यूज करता हूँ तो देखो किस तरह से होगा। सिंपली एस किसके इक्वल होता है भाई, वी टी के। लेकिन यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे किसका यूज करेंगे, एवरेज, क्योंकि हमें ये ए से बी तक की एक कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में नहीं पता है। हो सकता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहीं पर बड़ी हो, कहीं पर कम भी हुई होगी, कहीं पर बड़ी होगी, कहीं पर कम भी होगी, कहीं पर सेम भी रही होगी। तो अब क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे एवरेज का। भाई हमें नहीं पता यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, हम एक एवरेज वेलोसिटी को कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, अब एवरेज के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज भी चाहिए। यहाँ की वैल्यूज के बारे में तो आइडिया है नहीं, लेकिन हमें इनिशियल और फाइनल दो वैल्यूज पता है। तो यहाँ पर एवरेज निकालते हुए हम इन दोनों के लिए यूज कर लेंगे। तो एक वेलोसिटी इसकी हो जाएगी वी आई, और दूसरी क्या हो जाएगी, वी एफ। अब दो वेलोसिटी के दरमियान के एवरेज ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वी आई प्लस वी एफ बाय टू। अच्छा, अगर वी एफ की बात की जाए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वी एफ की वैल्यू क्या आई है, वी आई प्लस ए टी, और ये डिवाइड हो जाएगा टू से। जैसे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो वी आई मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू वी आई प्लस ए टी, ये डिवाइड होगा टू से, और ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा टी से। सिंपली एस इज इक्वल, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा कुछ यूं, और फाइनली ये टू से टू क्या होगा, एलिमिनेट। तो हमारे पास जो कंडीशन बचेगी वो यहाँ से बचेगी वी आई, यहाँ से बच जाएगी वन बाई टू ए टी, और ये बाहर आ रहा है टी का फैक्टर। तो टी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा वी आई टी, ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और इसे हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर थर्ड की बात करें, एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट ये कि यहाँ पर एस इज इक्वल वी टी, एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो बस यहाँ पर एक तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और साथ में टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल कर यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। लेट सपोज अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लेता हूँ तो ये हो जाएगा वी एफ प्लस वी आई बाई टू। और अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से अगर टाइम की वैल्यू निकालें तो टाइम की वैल्यू हो रही है वी एफ, ये वी आई पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट करेंगे नेगेटिव, और ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो टाइम की वैल्यू की जगह में हम ये चीज़ या ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। अब न्यूमरेटर पे अगर देखा जाए तो कंप्लीट ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है, और नीचे टू और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये करने पर यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वी एफ, यहाँ से आ जाएगा वी आई, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू ए,
अब ये 2a का फैक्टर यहाँ डिवाइड हो रहा था, s के साथ शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन उस वक्त एप्लीकेबल हैं जब तक कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करे, यानी कि अर्थ की सरफेस से लगकर मूव कर रहा हो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करता है, लाइक लेट सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली इस तरह से थ्रो करें, तो क्या वहाँ पर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी? नहीं होंगी। तो वहाँ पर याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करता है तो हम इसकी जो मूवमेंट होती है, इसकी जो मोशन होती है, उसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करे तो कुछ चीज़ें उसके अंदर चेंज होती हैं। वो चीज़ें क्या चेंज होती हैं वो देख लीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहली चीज़, जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ये कन्वर्ट हो जाती है हाइट में, क्योंकि वर्टिकली किसी चीज़ की हम हाइट पूछते हैं, डिस्टेंस नहीं पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कभी भी बिल्डिंग की डिस्टेंस नहीं पूछते हैं, बिल्डिंग की हाइट पूछेंगे। अच्छा, और क्या एक्सलरेशन अगर बात करें तो एक्सलरेशन यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा जी से। जी यहाँ पर कहलाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है अर्थ के सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सबसे पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था गैलीलियो ने। ठीक है। अच्छा, अगेन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब इसकी दो वैल्यूज़, इसकी जो साइन होती हैं हम दो बार कंसिडर करते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ रिटर्न आ रहा हो तो पॉजिटिव, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कहीं बाहर की तरफ, यानी कि अर्थ के सरफेस को छोड़कर कहीं वर्टिकली अपवर्ड जा रहा हो तो ये नेगेटिव। अपवर्ड के लिए नेगेटिव, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव होती है इसकी वैल्यू। चलिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्लेस कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या चेंजेस आएंगी? वी एफ इक्वल वी आई प्लस जी टी, और ये हो जाएगा हमारे पास एच इक्वल वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू जी एच इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है वो हमने चैप्टर 2 के देख लिए। अब इसके न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव है। स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इसके बाद डायरेक्शन भी होगी मैग्नीट्यूड यूनिट के अलावा। विच वन इज अ स्केलर? मास स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मास स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो इट मींस वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। विच वन इज स्केलर? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, मींस टाइम हमारे पास स्केलर है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? इट इज मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, किसी दो पॉइंट के दरमियान का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कहलाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब इसके न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए आप एक्सलेशन की वैल्यू को निकालें, तो उसको और बड़ा करना पड़ेगा। एक्सलेशन फाइंड करना है और उसकी वेलोसिटी 20 से 40 हो रही है 8 सेकेंड में, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट करूँ तो एक्सलेशन हमें फाइंड करनी है। ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगी फाइनल, ये हो जाएगा टाइम। डेटा बनाएंगे तो एक्सलेशन फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है? 20, फाइनल वेलोसिटी क्या गिवन है? 40, और टाइम की वैल्यू क्या है? 8। तो सिंपल यहाँ नजर आ रहा है, एक्सलेशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई बाई टी। सारी वैल्यूज़ को यहाँ प्लग इन करने पे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 बाई 8, और ये हो रहा है 20 बाई 8, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, a bus is moving on a road with velocity 15 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, एंड इट एक्सेलरेट। अब वो एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड दी फाइनल वेलोसिटी। बताइए अगर वो 6 सेकंड तक किसी सिनेरियो से मूव करता रहे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? डेटा बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है यहाँ पर हमें? 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक्सेलरेट किस रेट पर हो रहा है? वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है कब? जब 6 सेकंड का टाइम गुजर जाए। तो वी एफ किसके इक्वल होता है? वी आई प्लस ए टी।
तो फाइनल वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, एक्सेलरेशन 5 है, टाइम 6 है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 15 प्लस 5 टाइम्स 6 30, और 30 प्लस 15 45 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से इसकी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इसी तरह से जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसको भी देख लेते हैं। A car starts moving from rest। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अब वो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बताइए उसे कितना टाइम लगेगा 50 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। चलिए भाई, इसके लिए अगर हम डेटा बताएं, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन कितनी है बेटा 5 है। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने 50 मीटर का। अब बताइए इस 50 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसमें टाइम कितना लगेगा। हमें एक वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हमारे पास यहाँ पर सुटेबल होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि थर्ड को यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर हमें दोनों वेलोसिटीज़ चाहिए होती हैं। अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के रिलेशन को लिखूँ तो किसके इक्वल होता है ये, इसी के। अब सारी वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ प्लग इन करूँ, इट इज़ 50, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, टाइम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कितनी है 5 है, यहाँ हो जाएगा टाइम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा 5/2 टी स्क्वायर, ये 2 का फैक्टर यहाँ पर, चलिए एक बार इसको इस तरह से करते हैं, ज़ीरो से ऐड होने के बाद ये पूरी क्वांटिटी यही रहेगी, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड बाई 2.5। इसको हमें डिवाइड करना है, 50 को डिवाइड करना है 2.5 से, तो ये आ रहा है हमारे पास रिजल्ट। तो 50 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2.5 से तो इसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 20। अब टी फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ यूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली उस ऑब्जेक्ट को जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.472। ठीक है, यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल डन हो गया हमारा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अब हमारे पास क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हमारे पास है यहाँ पर, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। इस तरह से समझ लें, लेट्स सपोज एक हाइट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, इसकी हाइट हमें गिवन है 50 मीटर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग दी ग्राउंड, बताइए जब वो यहाँ पर टच कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ऑब्जेक्ट को जब किसी पर्टिकुलर हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करते वक्त उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाइट कवर हो रही है 25। अब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आया तो यहाँ पर जी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और हम जी की वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई ज़ीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, हाइट कितनी कवर की है उसने 50 मीटर, और जी की वैल्यू क्या यूज़ कर रहे हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सुटेबल है क्योंकि दो वेलोसिटीज़ हैं और हाइट की बात हो रही है। इट इज़ वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं तो जी की वैल्यू हो जाएगी, या हाइट की वैल्यू हो गई, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी ये। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा रिजल्ट, इट इज़ 1000। अब स्क्वायर लेंगे तो वी एफ स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1000, और 1000 का स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं, और 1000 का स्क्वायर रूट लेने पे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 31.62 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल डन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा न्यूमेरिकल है, ये वाला है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको कहा गया कि यहाँ पर अब एक बॉल कितने हाइट से ड्रॉप हो रही है, 70 मीटर की हाइट से ड्रॉप हुई। अच्छा, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, बताइए कि कितना टाइम लगेगा उसे ग्राउंड पर हिट करने में। अब टाइम की बात हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। हाइट कितनी है 70, टाइम फाइंड करना है, अगेन इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ से बॉल लॉन्च होगी तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आती है हमारे पास, इट इज़
जी टी स्क्वायर, और अगेन जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड नहीं जा रहा। अच्छा जी, अब हाइट कितनी है यहाँ पर 70, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पर जी की जगह पे क्या आ जाएगा 10, इट इज़ 70, इट इज़ 0 प्लस 5t स्क्वायर, तो इट इज़ अगेन 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर इक्वल 70, टी स्क्वायर इक्वल 70/5। उसको अगर हम आगे यहाँ प्रोसीड कर लें, टी स्क्वायर इक्वल 70/5, इट इज़ 14। अब स्क्वायर रूट जब लूँ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर रूट क्या आता है, चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 14, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायर 3.74 सेकेंड। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सारे देख लिए हैं, और जो भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल थे ये सारे न्यूमेरिकल भी हमने सिम्प्लीफाई कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स विद न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव सारी इन पर बात करेंगे। तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।